नमस्कार दोस्तों। आज का अपना लेक्चर रहेगा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पार्ट 2। मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी, लेक्चरर सिविल आरपीजीपीसी दौसा से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बीटीआर के अकॉर्डिंग जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा अपना 1.5 यूनिट नंबर 1 है ये। तो इसमें 1.5 रहेगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेशन, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रहेगा। बार ऑफ होमोजीनियस सेक्शन, उसमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसके बाद में टेम्परेचर स्ट्रेसेस आएगा एंड शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने से पहले अपन कुछ जो डेफिनेशन है बेसिक वो देख लेते हैं कि सबसे पहले एक होता है कि होमोजीनियस सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस सेक्शन का मतलब हो गया कि ऐसा मटेरियल जो थ्रू आउट द सेक्शन सेम सा रहे, किसी भी डायरेक्शन में अपन चले जाएँ। ठीक है, जैसे कि एक होता है जिसमें वॉइड्स भी रहते हैं, जैसे अर्थ हो गया या सोइल हो गया, तो थ्रू होमोजीनियस नहीं रहता है। ठीक है, जबकि जो पोर मटेरियल होते हैं जैसे स्टील होता है वो होमोजेनियस सेक्शन रहता है। तो अ मटेरियल ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली सेपरेटेड इनटू डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स में उसको सेपरेट कर नहीं सकते हैं। फिर दूसरा होता है आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक का मतलब हो गया कि किसी भी डायरेक्शन में जाए तो सेम मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। ठीक है, वो मटेरियल की बात थी होमोजीनियस में, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात होती है जैसे स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मटेरियल आर सबस्टेंस हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी डायरेक्शन में जाओ सेम रहेगी। फिर आता है ऑर्थोट्रोपिक, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है, ऐसे मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपिक। और एनाइसोट्रोपिक जिसके डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो जैसे दो डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। फिर एक होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और दूसरा था स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हो गया, ये इस यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि थ्रू आउट द लेंथ जो सेक्शन है वो सेम रहे। जैसे अगर मान ली रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी विड्थ और ब्रेड्थ बी इंटू डी है, तो थ्रू आउट द सेक्शन बी इंटू डी रहे उसका एरिया। ठीक है, चेंज नहीं होगा। जबकि स्टेप्ड में क्या होता है, कुछ लेंथ तक एक क्रॉस सेक्शन रहता है, फिर दूसरे कुछ लेंथ के बाद में क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है, वो रहता है स्टेप्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो अपन को जो बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है उसमें स्ट्रेस निकालना और स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो अपन ये मान के चलते हैं। देखिए अपन क्या किया, एक सेक्शन ले लिया जिसका लेंथ एल है और एरिया क्या है ए। ठीक है, अपन इस पर पी फोर्स लगाया, तो जैसे ही पी फोर्स लगाया उसमें डेल्टा एल का इलोंगिनेशन होगा, अपन ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, पी अपॉन ए एरिया। ठीक है, ये हुआ स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज अपॉन लेंथ कितना हो गया, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो गया, स्ट्रेन। ठीक है, अब हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया ई कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। ठीक है, अब यहाँ से पी अपॉन ए विल बी इक्वल टू कैपिटल ई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से डेल्टा एल जो कि अननोन राशि अपने लिए, क्योंकि अपन को फोर्स पता है, एरिया पता है, लेंथ पता है, सब पता है, ई पता है, केवल डेल्टा एल नहीं पता है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो डेल्टा एल का मान आ जाएगा पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, जब ये फोर्स लग रहा है ग्रेजुअल फोर्स होता है। ठीक है, इसमें सडन अप्लीकेशन नहीं होता है, इम्पैक्ट लोडिंग नहीं होता है, केवल ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो डेल्टा एल का मान आ गया पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, ये हो गया होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, पी का मान निकालने की कोशिश करूँगा, तो पी इक्वल टू आएगा ए ई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो जो ए ई अपॉन एल होता है उसको एक अलग से नाम दे देते हैं स्टिफनेस। ठीक है, तो स्टिफनेस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो स्टिफनेस का जो डेफिनेशन आएगा वो आएगा कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन इज स्टिफनेस, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्टिफनेस। ठीक है, अगर डेल्टा एल को 1 कर दूंगा तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो जितना फोर्स चाहिए होगा यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए उसको बोलते हैं स्टिफनेस। ठीक है, अब आता है स्टेप्ड बार। ठीक है, तो स्टेप्ड बार समझने के लिए पहले आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए सेम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में मैंने दो फोर्स लगवाए, एक हो गया P1, एक हो गया P2। ठीक है, तो अगर ये एक साथ में लग के अलग अलग लगते हैं तो P1 के कारण डेल्टा एनुअल इलोंगिनेशन होता है, उसका मान होता है P1 L अपॉन A1 AE। ठीक है, और यदि P1 न लग के P2 लगता ओनली तो डेल्टा L2 मान आता, वो आता है P2 इंटू एल अपॉन ए। ठीक है,
अब जबकि दोनों साथ रखे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि यदि सेम मटेरियल है और उस पर एक ही बार पे दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं तो उनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के इक्वल होगा, उनके समेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो डेल्टा एल कैपिटल विल बी इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि इंडिविजुअल इफेक्ट को जोड़ के हम टोटल इफेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टेप्ड बार की। ठीक है, तो स्टेप्ड बार में अपन ने 3 सेक्शन लिए हैं, A1 EL1, A2 E2 L2 और A3 L3 E3। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, तीनों मटेरियल अलग है। अब इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, जो इलोंगिनेशन होता है उसका वैल्यू होता है PL/AE, PL/AE। अगर फोर्स का मान N है तो NL/AE। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अलग अलग जो सेक्शन है उसको अलग अलग लिख देना है और उसमें फोर्स और इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है कि उसकी मोशन हो नहीं रहा, मोशन नहीं होगा तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करके अपन क्या करेंगे, जो अलग अलग सेक्शन है उस पर अलग अलग फोर्सेज निकाल लेंगे कि किस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है। एक बार अगर फोर्स आ गया तो अपन में इलोंगिनेशन निकाल के उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप्ड बार में क्या करना है अपन को, सबसे पहले फोर्स इक्वेशन से अपन को इंडिविजुअल सेक्शन में फोर्स निकालना है और फिर अलग अलग इलोंगिनेशन, हर सेक्शन के लिए इलोंगिनेशन निकाल के उसको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलो करते हैं इलोंगिनेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये आपके सेक्शन सिलेबस में नहीं है, मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एक एल लेंथ का एक बार लिया जिसका एरिया क्या है ए। अपन ने क्या किया, इसको नीचे से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक DX स्ट्रिप लिया। ठीक है, अब DX स्ट्रिप पे जो वेट लगेगा वो रहेगा वेट ड्यू टू एक्स सेक्शन, एक्स लेंथ का जो सेक्शन है उस पर। ठीक है, उसको WX बोल दिया। तो WX क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या कह सकते हो मास इंटू जी। ठीक है, मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो WS का मान हो गया रो जी एरिया इंटू एक्स, एक्स क्या है इसकी लेंथ। ठीक है, अब अगर अपन DX स्ट्रिप का इलोंगिनेशन निकालेंगे तो होगा क्या, डेल्टा विल बी इक्वल टू वेट जिसका मान है रो जी AX इंटू लेंथ DX अपॉन एरिया इंटू ई। ठीक है, अब अगर अपन को टोटल इलोंगिनेशन निकालना है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, x की वैल्यू जाएगी 0 से लेके L तक। ठीक है, जबकि जो L होगा डेल्टा L उसकी वैल्यू जाएगी 0 से लेके डेल्टा L तक। ठीक है, ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेशन किएगा 0 से लेके डेल्टा L और x की वैल्यू जाएगी 0 से लेके L तक, तो उसमें डेल्टा L का वैल्यू आएगा यहाँ पे देखिए रो जी L स्क्वायर अपॉन 2E। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा हाफ अपॉन WL/AE, जहाँ पे W क्या है, टोटल वेट है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ड्यू टू द लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द रोड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं वेट के इक्वल अगर लोड लगा दूंगा रोड पे, वेट के इक्वल लोड लगा दूंगा रोड पे, तो जितना डिफ्लेक्शन आएगा उसका आधा किसके कारण होता है, सेल्फ वेट के कारण। किसके कारण होता है, सेल्फ वेट के कारण। ठीक है, अब आता है बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट सेक्शन को ऐसे समझिए कि आप दो अलग अलग मटेरियल का सेम लेंथ के दो बार ले लेते हैं जिनका एरिया भी अलग अलग हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 सेक्शन ले लिए A1 और A2, अलग अलग मटेरियल तो E1 E2 हो जाएगा और लेंथ क्या रहेगी सेम। मैंने यहाँ पे कैप लगा दिया, उस पर एक सिंपल फोर्स लगा दिया P। ठीक है, तो जो कंपोजिट सेक्शन होता है उसमें अपन को निकालना होता है डेल्टा L। ठीक है, तो भाई देखिए डेल्टा L निकालने के लिए अपन को चाहिए होता है P। ठीक है, अब ये जो P है वो दोनों में इक्वल जाएगा या अनइक्वल जाएगा ये अपन कह नहीं सकते, तो अपन क्या मान के चलते हैं P1 विल और P2 इसमें अलग अलग जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू सेम आएगी अलग आएगी वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो P जो टोटल फोर्स है वो हो जाएगा P1 प्लस P2। अब आपको पता है कि P1 और P2 का जो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 होगा उसका वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, कैप। तो जितना इलोंगिनेशन होगा या कंप्रेशन होगा जितना भी होगा तो इसको डिफॉर्मेशन बोल देंगे आप अपन, तो वो सेम रहेगा। तो डेल्टा L1 विल बी इक्वल टू डेल्टा L2। ठीक है, तो यहाँ से P1 और P2 का मान आ जाएगा। P1 और P2 का मान आने के बाद में अपन इसमें स्ट्रेस निकाल सकते हैं, P1/A1 एक में स्ट्रेस और P2/A2 दूसरे में स्ट्रेस। ठीक है, तो ये अपना कंपोजिट सेक्शन हो गया। फिर आता है टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि जब भी कोई मटेरियल होता है और आप उसमें टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ये रहती है कि वो टेम्परेचर मिलने के बाद में एक्सपेंड करता है। ठीक है, और यदि उसमें टेम्परेचर कम करेंगे तो वो कंप्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें। ठीक है, तो अगर लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है तो वो जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है लीनियर थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक सिंपल सी रोड है उसको अपन ने एक तरफ से हिंज या फिक्स कर रखा दूसरी तरफ उसको फ्री है,
तो जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी डेल्टा एल जो लेंथ चेंज होगी वो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी। ये थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो इसमें कितना स्ट्रेन आया या इसकी कितना पर यूनिट डिफॉर्मेशन और डेल्टा एल अपॉन एल होगा अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, इसको बोलेंगे अपन स्ट्रेन। अब ऐसा मानिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको दूसरे की तरफ भी फिक्स कर दिया, देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ फिक्स कर दिया। अब जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो इसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी, एक्सपेंड करने की, लेकिन हो नहीं पाएगा ड्यू टू सपोर्ट, ठीक है। तो ये सपोर्ट क्या करेगा, रिएक्शन देगा इसमें, और इस रिएक्शन के कारण इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। तो अपन को स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो होगा क्या, जो स्ट्रेस होता है वो होता है ई यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेन कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए जो रिएक्शन होगी वो कितना इसको रोक रही है, डेल्टा एल अपॉन एल यानी अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो जो पी स्ट्रेस का मान हो गया वो हो जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे देखिए ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए रिएक्शन का मान निकाल तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जो होगा वो होगा रिएक्शन अपॉन एरिया। तो आर अपॉन ए विल बी इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी, आर अपॉन ए विल बी इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब आर का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, यस और नो। चलिए अच्छी बात है। अब एक नोट है, द टेम्परेचर इंक्रीज्ड एंड मेंबर इज रिस्ट्रेन देन फोर्स प्रोड्यूस इज कंप्रेसिव, हाउएवर इट इफ़ टेम्परेचर इज डिक्रीज द फोर्स प्रोड्यूस इज टेंसाइल, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, उसकी जो टेंडेंसी रहेगी वो रहेगी एक्सपेंड करने की। अगर उसको रोकेंगे तो उसमें कौन सा फोर्स जनरेट होगा, कंप्रेशन, क्योंकि उसको दबा के रख रहा है वो, ठीक है। और यदि पर उसमें टेम्परेचर लो करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो वो क्या करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा और जो सपोर्ट होगा उसको बांधे रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा, ठीक है। अब आता है कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार सेम है, वही दो अलग अलग मटेरियल को लेके बना होता है, ठीक है। तो हर मटेरियल का थर्मल जो एक्सपेंशन होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बढ़ेगा और कोई कम बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए इसमें एल अल्फा 1 डेल्टा टी बढ़ता और ये बढ़ता एल अल्फा डेल्टा टी, लेकिन चूंकि दोनों चिपके हुए हैं तो ये क्या करें, एक सेम लेंथ तक बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए था लेकिन वो कम बढ़ा, तो उसमें कैसा हो गया, कंप्रेशन। जबकि जो नीचे वाला कम बढ़ना चाहिए था वो उसके ऊपर वाले के कारण के ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें क्या हो गया, टेंशन। तो अपन को स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। पर अब अपन क्या मान लेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग बार है, तो एक में जो फोर्स लगेगा वो दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन तो आएगी, कंप्रेशन फोर्स विल बी इक्वल टू टेंशन फोर्स। अगर सिग्मा 1 स्ट्रेस एक नंबर में है और सिग्मा 2 स्ट्रेस दूसरे नंबर में है, तो सिग्मा 1 A1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 A2, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा क्या हो गया, दूसरी इक्वेशन हो गई कि जो स्ट्रेन रहेगा वो उसका वैल्यू आ जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। जो स्ट्रेन रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 अपॉन ई प्लस सिग्मा 2 अपॉन ई इंटू एल, ठीक है। स्ट्रेस इंटू लेंथ विल बी इक्वल टू डेल्टा एल, और डेल्टा एल का मान आ जाएगा एल अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और आराम से स्ट्रेस और स्ट्रेन जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपना है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्ट्रेस होता है वो होता है एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अगर शेयर स्ट्रेस की बात करें तो ये दो प्रकार से जनरेट हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आपने डायरेक्ट शेयर फोर्स लगा दिया अलोंग द एरिया। इनडायरेक्ट कैसे होगा, ड्यू टू टॉर्जन, ठीक है, या फिर ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे टेंशन और कंप्रेशन है उसके कारण भी एक शेयर स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, ठीक है, ओब्लिक प्लेन में। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ, अगर ऐसा था यहाँ पे पी फोर्स लगा होता है ऐसे, तो अगर मैं किसी प्लेन की बात करूँ तो वहाँ पे एक नॉर्मल कंपोनेंट जाएगा और एक अलोंग द सरफेस कंपोनेंट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा टेंशन शेयर जनरेट हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा टॉर्जन के कारण, टॉर्जन का मतलब हो गया मरोड़, ठीक है। अब जो शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है किसी में भी, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहला होता है कि एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि एक क्यूब ले लिया अपन ने, तो उसके 4 फेस मान लीजिए या 6 फेस मान लीजिए, तो जो 4 फेस की बात करेंगे अपन, इसकी नीचे वाले की, इसकी साइड वाले की और इसके पीछे वाले की, ठीक है। तो अपन ये मान लीजिए अलग अलग फेस पे अलग अलग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अपन ये प्रूव करेंगे कि हर फेस पे जो शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो पहला कॉम्प्लीमेंट्री रूल है वो है कि शेयर स्ट्रेस ऑन अपोजिट फेसेस, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला है तो उसके नीचे वाला, ये साइड वाला है तो इसके पीछे वाला, ठीक है। अपोजिट फेसेस ऑफ द एलिमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन।
कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल रहेंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, पहला। दूसरा, शेयर स्ट्रेन एडजेसेंट फेसेस एंड परपेंडिकुलर फेसेस, मतलब ये एडजेसेंट एक और ये एडजेसेंट टू, ठीक है। एडजेसेंट एंड परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव डायरेक्शन सच दैट बोथ स्ट्रेसेस पॉइंट टुवार्ड और बोथ अवे, या तो एक ही तरफ, या तो जो कटान वो दोनों प्लेन होंगे उसका जो कटान बिंदु का या तो उसकी तरफ या उससे बाहर की तरफ, ठीक है, अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द फेसेस, दस शेयर स्ट्रेस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, उसको प्रूफ करने का तरीका है कि जैसे फोर्स इक्वेशन लगवाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अपन एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो वाई की बात कर ले पहले, तो एक तरफ लग रहा है टाउ वन और एक तरफ लग रहा है टाउ टू, टाउ वन डैश, ठीक है। तो टाउ वन इंटू एरिया, एरिया क्योंकि बी इंटू सी विल बी इक्वल टू टाउ वन डैश इंटू एरिया भी सेम रहेगा बी इंटू सी, तो टाउ वन विल इक्वल टू टाउ वन डैश। अब अपने डायरेक्शन अलग अलग मानी है तो इक्वल आ गया, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट था कि जो अपोजिट फेस रहेंगे उस पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, पहला। दूसरा, मोमेंट इक्विलिब्रियम करेंगे किसी एक एज के रेस्पेक्ट में, तो टाउ वन इंटू बी इंटू सी इंटू ए, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया। अब फोर्स क्या रहेगा, टाउ वन इंटू बी सी यानी स्ट्रेस इंटू एरिया और इंटू उसकी डिस्टेंस यानी ए विल बी इक्वल टू टाउ टू डैश, ठीक है, इंटू ए सी इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा टाउ वन विल बी इक्वल टू टाउ टू, ठीक है। तो ये आ गया टाउ वन विल बी इक्वल टू टाउ टू। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि टाउ वन विल बी इक्वल टू टाउ टू एंड टाउ वन डैश विल बी इक्वल टू टाउ वन डैश, सॉरी टाउ वन विल बी इक्वल टू टाउ वन डैश ऑन अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। आता है सिंगल शेयर एंड डबल शेयर, ठीक है। तो सिंगल शेयर एंड डबल शेयर को ऐसे समझ लीजिए कि अगर जैसे कोई बोल्ट है, जैसे ये बोल्ट है, इसको रिवेटिव बोलते हैं, अगर उसके एक ही प्लेन पे शेयर लग रहा है, एक ही प्लेन पे शेयर लग रहा है तो उसको सिंगल शेयर, और उसके दो प्लेन्स पे शेयर लग रहा है उसको डबल शेयर की कंडीशन बोला जाता है। ये यूज़फुल रहता है जब आप स्टील पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा कि सिंगल शेयर और डबल शेयर काम आता है, ठीक है। एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जैसे यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस के केस में, वैसे ही शेयर स्ट्रेस के केस में होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको जी या एन से प्रदर्शित करते हैं। तो जी या एन इक्वल हो जाएगा टाउ अपॉन फाइव, यानी शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब आता है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या होता है, एंगुलर चेंज और डिस्टोर्शन बिटवीन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स इन रेडियन इज शेयर स्ट्रेन। अगर रेडियन में जैसे थीटा एंगल से या फाई एंगल से डिस्टोर्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब अगर पहली मैं इसकी बात करूँगा तो इसमें दो लग रहे हैं, टाउ वन और टाउ वन डैश, ठीक है। तो एक तरफ फाई वन हो गया और एक तरफ फाई टू, एंगल डिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो टोटल फाइव विल बी इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। और यदि मैं एक ऐसे प्लेन का जो नीचे से रिजिड है ऊपर ही फोर्स लग रहा है तो थीटा एंगल से चेंज हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर डी डी अपॉन ए डी, तो फाई क्या हो जाएगा थीटा, टेन थीटा विल बी स्मॉल, तो थीटा विल बी इक्वल टू फाई, ठीक है। एक आता है जनरल लोडिंग कंडीशन। अब देखिए जनरल लोडिंग कंडीशन का मतलब हो गया कि अब आप ये मान के चलिए भाई जब फोर्स लगता है तो अपन लगाते हैं तीन डायरेक्शन होते हैं पास, एक्स वाई और जेड। अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है तो सिंगल डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में चलता है जो प्लेन स्ट्रेस है क्योंकि दो डायरेक्शन लग रही है, एक पूरा प्लेन प्रदर्शित करेगा, और थ्री डी स्ट्रेस लग रहे हैं जैसे सिग्मा वन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, तीनों डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस लग रहा है या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसको बोलेंगे जनरल लोडिंग कंडीशन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई और सिग्मा जेड जेड ये तो हो गए नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है, और ये हो गया शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है। अब चूँकि शेयर स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो टाउ एक्स वाई विल बी इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ठीक है, और टाउ वाई जेड विल बी इक्वल टू टाउ जेड वाई, ठीक है। अब जो स्ट्रेस होता है वो टेंसरी क्वांटिटी होती है, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी होती है जो कि टेंशन लाइक इफेक्ट करती है, और ये सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है, ठीक है। जो स्ट्रेस होता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, स्ट्रेस होता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि अपन स्ट्रेस को नाप नहीं सकते हैं, ठीक है, अपन केवल फोर्स को नाप सकते हैं और उस फोर्स के कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसको नाप सकते हैं, स्ट्रेस को नहीं नाप सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी ना होकर एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो टेंसर कहलाती है, ठीक है। और टेंसर क्या होता है, टेंशन लाइक इफेक्ट, जिसके कारण टेंशन जैसा इफेक्ट आता है, और ये सेकंड ऑर्डर टेंशन है, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन देख लीजिए कि किसको प्लस कहेंगे और किसको माइनस से कहेंगे। तो यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव,
और यदि नेगेटिव डायरेक्शन में अगर नेगेटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन लग रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। ठीक, तो इसको ऐसे कुछ समझिए आप, तो इसे मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव। इसके वाइस वर्सा है, अगर पॉजिटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो आप मैंने सीरीज टेस्ट वगैरह सब समझा दिया है। अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो लेके जाएगा पार्ट 3 इसी का, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, जिसमें अपन इसके आगे के टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।